Hello friends, in this lecture we are going to study Mendel's law of inheritance. इस लेक्चर में हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में जानने वाले हैं। देखिए मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अगर डिटेल में जाए तो बहुत कुछ है, बट ना बेटा आपको नीट के लिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। और छोटी छोटी बातें जो बोर्ड में हमने लिखी हैं ये इसका मतलब कितना ज्यादा है जरा देखिएगा आप। आपको लगता होगा इसमें क्या पढ़ना है, छोड़ ही दो, लेकिन देखिए क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो भी हमने बोर्ड में लिखा है ये एनसीईआरटी के जो लाइंस पूछे जा सकते हैं उन्हीं लाइनों को हमने उठा के रखा है यहाँ पे। आप अगर किताब में देखेंगे, मेरे वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद जब बुक में जाएंगे तो उन लेक्चर्स को आप अगर आराम से देखेंगे, उन पॉइंट्स को आराम से देखेंगे तो लेक्चर के दौरान जो बोर्ड में लिखा है वही दिया हुआ है, हम उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम बार बार आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपके मन में ये ना आए कि ये क्या बता रहे हैं। ये सारे लाइन्स आपके एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, बट इन लाइन का मतलब कितना डिटेल में है वो देखते हैं। पहला पोस्टमार्टम करते हैं इसका मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहली बात तो देखिए लिखा है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आप भी बोलेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बट हम यहाँ पे लॉ नहीं बोल सकते क्योंकि देखो जब एक्यूरेसी की बात आए कि लॉ है कि प्रिंसिपल है तो आपको बता चुके हैं बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो बायोलॉजी में लॉ नहीं होता, फिजिक्स में होगा, केमिस्ट्री में होगा, प्रिंसिपल होगा। तो ठीक है, साधारण बोलचाली भाषा में लॉ बोल देते हैं, आप भी बोलिएगा, लेकिन दो क्लोज ऑप्शन एनटीए के अभ्यास में देखिए क्लोज ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो हो सकता है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है कि मेंडल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, तो आप चिल्लाते रह जाएंगे कि एनसीईआरटी में तो लॉ दिखा है, हम भी लॉ लगाएंगे। मेरी बात मानिए, प्रिंसिपल लगाइएगा, नहीं तो पिछले साल का क्वेश्चन देख लीजिए कि जी नॉट में सेल एग्जिट करती है कि सस्पेंड होता है, एनसीईआरटी ने एग्जिट लिखा है, अरे जो कॉपी चेक हुई है वो सस्पेंड से चेक हुई है। ऐसे ही गलती कर देंगे यहाँ पे, याद रखिएगा। तो मेंडल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है। अब देखिए उन्होंने काम किया था 19th सेंचुरी में, इट्स बेटर टू से 19 को देख के जोश में नहीं आना है, मिड 19th सेंचुरी होना चाहिए कि मेंडल ने जो काम किया था वो मिड 19th सेंचुरी में काम किया था। और मेंडल ने क्या काम किया था, तो मेंडल ने जो काम किया था वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है, और ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट मटर में किया था गार्डन पी। बट यहाँ पे एक ऐड करना चाहूंगा कि मेंडल ने गार्डन पी पे काम करने से पहले उन्होंने एक पौधे पे काम किया था जिसका नाम है हीरेसियम। हीरेसियम, इस हीरेसियम को हम हॉकवीड के नाम से जानते हैं। ये हॉकवीड ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। मैंने क्या बोला आपसे, मेंडल ने जो काम किया था, जिनके लिए पूरी दुनिया में उनको आज मरने के बाद उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, गार्डन पी पे काम करने के कारण जाना जाता है। लेकिन मेंडल ने गार्डन पी पे काम करने से पहले हीरेसियम नामक पौधे से काम किया था जिसको हॉकवीड बोलते हैं। ये मेडिसिनल प्लांट की कैटेगरी में आता है। अब लगेगा ये क्यों पढ़ा रहे हो बेटा, एनटीए में बाहर से आ रहा है, बाहर से बहुत नहीं आ रहा, कुछ चीजें आ रही हैं। और आपको बता दें जिसके लिए आप परेशान है कि बाहर से आ रहा है, बायो का हुआ बनाया जा रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, देखो बेटा ये सारे क्वेश्चन आज नहीं तो कल पिछले 25 ईयर्स के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। अब मैं कॉन्फिडेंस देता हूं आपको, एग्जाम के बाद आप मिलिएगा लेक्चर से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, आप देख के मुस्कुरा के टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, वादा है आपसे। हमने क्या बोला कि मेंडल ने मटर पे काम करने से पहले हीरेसियम नामक पौधे पे काम किया था। हीरेसियम को हम हॉकवीड बोलते हैं, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, याद रखिएगा। मेंडल ने जो भी काम किया हीरेसियम पे, उनपे उनको सफलता नहीं मिली, मेंडल इसमें उलझ गए। और पता है जो भी पहला काम होता है ना उस पर इंसान दिमाग में दिल लगा देता है, और जब इंसान का दिल लगता है और दिल टूटता है तो फिर वो कहीं का नहीं रहता। कुछ ऐसा ही हुआ मेंडल के साथ। हीरेसियम पे इनका जो वर्क था वो कोई क्रेडिबल रिजल्ट नहीं आया, जो इंटरफ्रेंसेस थे उसके, जो रिजल्ट आया उसका वो मतलब वो वेरीफाई नहीं कर पाए, खुद ही परेशान हो गए। मेंडल ने बहुत भी घूम घाम के बहुत काम किया। कहानी बड़ी लंबी है, शॉर्ट में बात करते हैं जो एग्जाम में आने वाला है। उन्होंने टीचिंग का काम भी किया, उसके बाद नेचुरल साइंस के बारे में उन्होंने बताया, मॉन्क हो गए, पादरी हो गए, चर्च में जाके उन्होंने काफी जीवन बताया। फिर उसके बाद उन्होंने मटर पे काम करना शुरू किया, गार्डन पी, इसको पाइसम सटाइवम बोलते हैं, पाइसम सेटाइवम। 2n = 14 होता है, 14। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इसमें लिंकेज ग्रुप कितना होगा। लिंकेज ग्रुप देखिए न्यूमेरिकल लगाते जाइए, लिंकेज ग्रुप कितना होगा, लिंकेज ग्रुप। तो लिंकेज ग्रुप कितना होगा मटर में, तो लिंकेज ग्रुप क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम।
हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का हैप्लॉइड नंबर लिंकेज ग्रुप है, तो 2n इज इक्वल्स टू 14 है, तो इसका हैप्लॉइड ग्रुप n इज इक्वल टू 14/2, यानी आ जाएगा आपका 7, यानी मटर के पौधे में लिंकेज ग्रुप 7 होता है। आप देखिए लिंकेज ग्रुप हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, किसी का भी अगर पूछे कि इसका लिंकेज ग्रुप कितना होता है, तो आप क्या है, लिंकेज ग्रुप हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है ऑलवेज, यहाँ पे 2n इक्वल टू 14 है, तो क्या है 7 आ गया। एक बार क्वेश्चन आया एम्स में क्या कि लिंकेज ग्रुप बताइए ब्लू ग्रीन एल्गी में, अब बताइए, अब ब्लू ग्रीन एल्गी में लिंकेज ग्रुप, यार क्या फर्क पड़ता है ब्लू ग्रीन एल्गी है या कोई भी प्रोकैरियोट है, किसी भी प्रोकैरियोट में, किसी भी प्रोकैरियोट में ध्यान रखना, किसी भी प्रोकैरियोट में जो लिंकेज ग्रुप है वो ऑलवेज 1 होता है, 1, किसी भी प्रोकैरियोट में लिंकेज ग्रुप 1 होता है। अब तुम कहोगे सर प्रोकैरियोट में कौन कौन आएंगे, बेटा बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आएंगे, इसमें माइकोप्लाज्मा आएंगे, माइकोप्लाज्मा आएंगे एंड अदर पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी ब्लू ग्रीन एल्गी, कोई भी माइकोप्लाज्मा, कोई भी पीपीएलओ, ये सब प्रोकैरियोट में आएंगे, और प्रोकैरियोट में लिंकेज ग्रुप ऑलवेज 1 होता है। अब ब्लू ग्रीन एल्गी को हम मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी के नाम से जानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं जेनेटिक्स में क्वेश्चन लगाने में आपको बहुत टाइम नहीं लगता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप बहुत इंस्टेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे गार्डन पी पाइसम सेटाइम 2n इक्वल टू 14 होता है, आप देखेंगे वीडियो दोबारा बैक करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो लिंकेज ग्रुप अगर किसी का पूछे तो ये मत करना एनसीईआरटी से बाहर है, बेटा बाहर कुछ नहीं होता है, जो ये बाहर है वो है ना जो पढ़ना नहीं चाहते हैं। देखो एक बात बताएं, अगर तुम सोचो कि मक्कारी करके कुछ कर लोगे तो कुछ नहीं होगा, बेटा पढ़ना पड़ता है, हमने भी पढ़ाई की है, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ये सोचो बिना पढ़े जो कुछ हो जाएगा, बेटा कुछ नहीं होना, पढ़ना पड़ेगा। और सुनो, तुम उस देश के रहने वाले हो जहां के सुभाष चंद्र बोस ने मात्र 6 दिन के अंदर भारत की सबसे बड़ी परीक्षा इंडियन सिविल सर्विसेज को कोड किया था, वो भी उस समय जब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, उस समय किसी हिंदुस्तानी द्वारा ऐसा काम करना एक चमत्कार था। तुम उस मिट्टी के बने हुए हो, कहां हो तुम, पहचानो अपने आप को। 2 महीना है, जुट जाओ 24/7, कुछ भी कर गुजरोगे, नीट तो बहुत छोटी चीज है। तो मेंडल ने जो काम किया था वो मिड 19th सेंचुरी में काम किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। देखो कई तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, आप जाएंगे कॉलेज में तो एक ब्रांच ही पढ़ेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा नहीं, केवल नाम याद रखना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन दोनों कराया था, याद रखिएगा। और मेंडल ने मटर पे जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कराए थे वो सारे ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन लेके कराए थे। ये ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन क्या होता है, आइए हम आपको एकदम एक्सपेरिमेंटल बताते हैं कि ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन क्या होता है। जैसे आप क्या करेंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर खेत में एक ही फसल बार बार ग्रो कराएंगे, तब तक ग्रो कराएंगे जब तक वो यूनिफॉर्म ना हो जाए। मतलब जरा एक एग्जांपल लीजिए, देखिए हमने कहा कि ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन ये कॉन्टिन्यूअस, पहली बात कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग से बनता है, कंटिन्यूअस सेल्फिंग। यानी अगर मान लो आपने गेहूं की ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाई है तो खेत में गेहूं रखा, या मटर की बनाई है तो मटर को तब तक मटर को ग्रो कराया जब तक कि सब यूनिफॉर्म ना हो जाए। अब आइए जरा मैथमेटिकल, यूनिफॉर्म की कोई भी ले सकते हो, यूनिफॉर्म ग्रोथ में ना आ जाए, यूनिफॉर्म कलर में ना आ जाए, यूनिफॉर्म कोई भी कैरेक्टर या ट्रेट, कोई भी पर्टिकुलर ट्रेट यूनिफॉर्म ना हो जाए, तब तक कराते हैं। आइए हम आपको समझाते हैं कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन पी लाइन क्या होता है। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन मतलब आपको तब तक पौधे को क्रॉस कराना है जब तक कि प्योर कंडीशन ना आ जाए। प्योर कंडीशन, प्योर का मतलब होमोजाइगस कंडीशन जब तक ना आ जाए, होमोजाइगस कंडीशन जब तक ना आ जाए तब तक आपको क्रॉस कराना है। इसीलिए आपने मेंडल के जितने भी क्रॉस पढ़े होंगे वो कैपिटल टी, स्मॉल टी, या अगर 2 जीन का लिए कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये देखिए ये प्योर है, प्योर। यहाँ पे देखिए प्योर। लेकिन सुनो, अगर हम क्या करें, अगर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी ले ले, बेटा ये इम्प्योर है, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई इम्प्योर, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, ये सब क्या है, इम्प्योर। और ये सब बेटा क्या है, प्योर है।
तो मेंडल ने जितने काम किए थे वो प्योर ट्रेट्स को लेके किया था, उसी को ट्रू ब्रीडिंग लाइन बोलते हैं। ये कंटिन्यूअस सेल्फिंग होती है, कितनी बार इस कैपिटल टी को सेल्फ करो ऑलवेज पौधा टॉली आएगा, इसमें डॉर्फी आएगा, समझो बात को। तो ट्रू ब्रीडिंग बी लाइन लेके मेंडल ने क्रॉस कराए थे। याद रखिएगा मेंडल ने मटर पे 7 साल काम किया था, 7 ईयर माय डियर स्टूडेंट्स, 1856 से 1863। याद रखिएगा, कभी ये भूल जाओ तो ऐसे याद रखना। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। अगर ये भी नहीं याद है तो इस मिट्टी पे पैदा होना धिक्कार है। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लड़ा गया था, उसके 1 साल पहले तुम यहां आजादी की लड़ाइयां लड़ रहे थे और मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। 1856 में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और झूठा लगा रहा 7 साल तक। 1863 में मेंडल का एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ और मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करके, पता है आपको, मेंडल को 2 साल लग गए। 1856 में मेंडल ने मटर पे एक्सपेरिमेंट किया, 1863 1856 टू 1863 इनका 7 ईयर तक चलता रहा। लेकिन काम होने के बाद मेंडल को 2 साल का वक्त लग गया 1865। ये वाकया है जब मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ था। पब्लिश मेंडल के हिस्ट्री पे एक कहानी जरूर आनी है, समझो। 1865 में मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ। वर्क होने के बाद 2 साल लग गया पब्लिश होने में, क्यों? क्योंकि मेंडल को अपने ही किए गए काम पे खुद ही भरोसा नहीं था, क्योंकि हीरेसियम नामक पौधे पे काम करके मेंडल टूट गए थे और मेंडल की बात दुनिया के पल्ले नहीं पड़ती थी। देखो आम जनता, आम पब्लिक वो कंफर्ट जोन चाहती है, तुम अपने को ले सकते हो। जैसे तुम सोचते हो कम पढ़ना पड़े और हम आगे सफल हो जाए, कुछ करे ही नहीं, हम बहुत बड़ा काम कर जाएं। अरे यार, काम करने की बात कर रहे हो, वो भी बड़ा काम, और तुम खुद नहीं करना चाहते हो, जरा सोचो तो, समझो बात को। पहली बार मेंडल ने बायोलॉजी की दुनिया में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक का प्रयोग किया था। देखिए बायो वालों की आईक्यू थोड़ी कम होती है भाई, ये मानना पड़ेगा, समझो। मैं खुद मैथ बायो दोनों वाला हूं तो एवरेज आईक्यू रखता हूं, मैंने देखा है, फील किया है। मैथमेटिक्स से लॉजिक जब डेवलप होता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है और मैथमेटिकल लॉजिक होता है। जानते हैं जो भी रिसर्च होता है उसमें, रिसर्च जैसे मान लो तुमने कोई रिसर्च किया तो उसमें जो कंक्लूजन निकलना है वो कैसे निकलेगा, तुम सोच के निकालोगे? नहीं, एक साइंस है। इवन तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे या डेंटिस्ट्री में जाओगे या किसी भी हायर एजुकेशन में जाओगे तो तुमको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना होता है। बायो हो तो बायोस्टैटिक्स पढ़ोगे, बिना बायोस्टैटिक्स के आपका काम चलना ही नहीं है, समझो बात को। तो उन्होंने पहली बार स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, पता है तुम 10th में पढ़ा होगा, मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना। तो मीन, मीडियम, मोड कोई सैंपल दे देता है, उस पर निकालते हो तो पता है बहुत सटीक होता है। इसे आजकल तो खैर कंप्यूटर से बायोस्टैटिक्स का इस्तेमाल करके बड़े बड़े रिजल्ट का एनालिसिस बहुत तेज कर लिया जाता है। तो मेंडल ने पहली बार स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक लगाया था। यहाँ पे स्टैटिस्टिकल लॉजिक नहीं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक लगाया था। झूम जाओगे, एनडीए फंसा देगा। और सुनो, इन्होंने लार्ज सैंपल लिया था। अब देखो क्या फंसा सकता है तुम्हें, सैंपल के पॉपुलेशन ले लेगा। अब गए बेटा, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो, लेट अस सपोज कि ये खेत है, ये एक फार्म है, खेत फार्म, इसमें मटर के पौधे हैं। अगर लेट अस सपोज कि इसमें मटर के पौधे हैं, ये मटर के पौधे लिए हुए हैं, ये मटर के पौधे हैं, ये मटर के पौधे हैं, ये मटर के पौधे हैं, समझो। तो जितने पौधे हैं, जैसे इसमें मान लो 50 पौधे हैं या 100 पौधे हैं, जितने, व्हाट इज द नंबर ऑफ द टोटल नंबर, जो टोटल नंबर होता है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन, समझो। या इसी को बोलते हैं यूनिवर्स, पॉपुलेशन या यूनिवर्स। बट इसमें से जिन पौधों पे काम किया मेंडल ने, अगर लेट अस सपोज कि इन्होंने इन पौधों पे काम किया, ये पौधे, तो इस यूनिवर्स या पॉपुलेशन के भीतर जिस पे वर्क किया वो सैंपल है। अगर इसकी संख्या 50 से कम होती है तो स्मॉल सैंपल कहते हैं, लेकिन अगर इसकी संख्या सैंपल में मोर देन 50 होती है तो लार्ज सैंपल कहते हैं। तो मेंडल ने जो लिया था वो लार्ज सैंपल लिया था। लार्ज सैंपल लेने से क्या होता है, ग्रेटर क्रेडिबिलिटी, यानी क्रेडिबिलिटी मतलब होता है भरोसा।
देखो क्वेश्चन देगा कि लार्ज सैंपल या स्मॉल सैंपल, चलो लार्ज दिया था तो उससे क्या फायदा था, ग्रेटर क्रेडिबिलिटी, यानी लोगों में भरोसा ज्यादा हो। मान लो कभी बाई चांस भी चीजें हो जाती हैं, लेकिन जब बड़े सैंपल पे आप काम करोगे तो बाई चांस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सैंपल बड़ा है, समझो। तो आप देख रहे हैं, तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। छोटा छोटा वीडियो बना के मैं आगे बढ़ूंगा। ओके।